हाय गाइस। आज के सेशन में काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो मैं एक रिकेप दे देता हूँ कि आज एग्जैक्टली हुआ क्या है सेशन में। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने एनसीईआरटीज़ की इम्पोर्टेंस पे फोकस किया है कि एनसीईआरटीज़ इम्पोर्टेंट है क्यों। क्या होता है कि टीचर्स बोल देते हैं बच्चों को कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो बताते नहीं कि एग्जैक्टली इम्पोर्टेंट है क्यों। वो बताते हैं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। बच्चे जाके चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पढ़ते हैं, फिर छोड़ देते हैं। वो इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इम्पोर्टेंस पता होती नहीं है कि एग्जैक्टली वो इम्पोर्टेंट है क्यों। तो मैंने CUET 2025 का, जो अभी बिल्कुल रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, CUET 2025, उसके सारे क्वेश्चंस को मैप किया है एनसीईआरटी के, पेज बाय पेज मैप किया है। ठीक है, इससे तुमको रियलाइज़ होगा कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्यों है। और जब रियलाइजेशन होता है उसके बाद हम किसी चीज़ को कर पाते हैं। ऐसे बोलने से नहीं होता है कि किसी ने बोला, हमने सुना और हम उसे करने लगे। जब तक खुद को रियलाइजेशन नहीं होता तब तक वो चीज़ नहीं करते। ठीक है, तो आज के सेशन में यही हुआ कि मैंने यही समझाया कि इम्पोर्टेंट है क्यों, और समझाया नहीं, रियलाइज़ करवाया कि इम्पोर्टेंट है क्यों। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन 3 है CUET 2025 का। सीधा सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैं वो बुक पढ़ूंगा जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट दिए हुए हों, तभी मुझे लगा कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और एनसीईआरटी तो बहुत बेसिक है, इससे मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ किसी चीज़ की। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, CUET वगैरह, वो इस तरह से पेपर सेट करते हैं एग्जामिनर्स की एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन पाए सब बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि सबके पास रिसोर्सेज होते नहीं है पढ़ने के, तो वो ये इंश्योर करते हैं कि जो बच्चा बुक से भी पढ़ रहा है वो भी compete कर पाए। इसीलिए क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी से डायरेक्टली, इग्नू की बुक्स जो होती हैं डायरेक्टली उनसे क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चन है डायरेक्टली, ये चैप्टर 2 से आया हुआ है। देखो, 12th में माइक्रो मैक्रो होती है और 11th में डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो ये डायरेक्टली आया हुआ है चैप्टर 2 माइक्रो से, और वो भी एग्जैक्टली सेक्शन 2.3 से आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया हुआ है डायरेक्टली चैप्टर, ये भी 2 से आया हुआ है डायरेक्टली। ये डिमांड कर्व में शिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया हुआ है। इसमें मोनोपोली के फीचर्स के बारे में पूछा हुआ है। अब क्या होता है कि मोनोपोली के बारे में हमें पता होता है, मोनोपोली के किस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं ये पता होता है, लेकिन हमें फीचर्स नहीं पता होते हैं। लेकिन ये उन बच्चों को पता होते हैं जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली देखो एनसीईआरटी के चैप्टर 6 से आया हुआ है, इसमें डायरेक्ट लिखे हुए फीचर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, स्लोप और एवरेज कॉस्ट, इनके बीच का रिलेशन है। अब क्या है, एनसीईआरटी में ग्राफिकली बताया हुआ है, इसको मैथमेटिकली लिखना है। अगर एनसीईआरटी हमने पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक बारी पढ़ी हुई है। पढ़ी हुई का मतलब होता है कि वो तुम्हें पूरी याद है कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन से चैप्टर पे में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मैंने पढ़े थे, सब कुछ ध्यान होना चाहिए। और चलो ऐसे भी ध्यान नहीं है, लेकिन अगर मोनोपोली पूछा है तो तुम्हें ध्यान होना चाहिए एनसीईआरटी में मोनोपोली के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। वो होता है पढ़ना, वो एक बार में नहीं हो पाता है। पहली बारी तुम पढ़ोगे, पहली रीडिंग लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी रीडिंग जब लगाओगे तब तुमको समझ में आने लगेगा। क्यों समझ में आने लगेगा? क्योंकि जब तुम चैप्टर नंबर, सॉरी, जब तुम पेज नंबर मान लो 40 पे हो पहली रीडिंग में, तब तुमको ये याद नहीं है कि पेज नंबर 4th या 5th या 10th या 12th पे क्या लिखा हुआ था जो कि इस वाले पेज से रिलेट कर रहा है। लेकिन जब तुम दूसरी, तीसरी, चौथी रीडिंग में होते हो, तब तुम ये अपने आप रिलेट करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हें याद हो जाती हैं चीज़ें। तब तुम रिलेट कर पाते हो कि अभी जो मैं जिस पेज नंबर 40 पे हूँ, उस पेज पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो पहले कहाँ कहाँ पे आई थी। जब हम ये रिलेट करने लग जाते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं पढ़ना। एक बारी रीडिंग लगाने को पढ़ना नहीं बोलते हैं। एक बारी रीडिंग लगाना तो ओवरव्यू लेना होता है चीज़ का। ठीक है, तो ये जो मैपिंग है ये मैं तुम्हें पूरी करके दे सकता हूँ। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं सारी मैपिंग करके दे दूंगा तुम्हें। ये जैसे मैंने डायरेक्ट लिख रखा है
तुम लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। पेज नंबर 69 पे ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ये करेंसी, ये जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी, ये पेज नंबर 34 पे है, ठीक है। इस तरह से लगभग लगभग क्या मैं तुम्हें एग्जैक्टली भी बता सकता हूँ कि कितने क्वेश्चन सीयूटी में आए हुए थे। ये तो मैंने 23 क्वेश्चन ढूंढे थे अभी। मैं तुम्हें सिर्फ सीयूटी की नहीं, जैम के, गेट के, यूजीसी नेट के सबके मैपिंग करके दे सकता हूँ, ठीक है। तो आज के सेशन में यही था कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट क्यों है, और अगर तुम वेरिएंट कर रहे हो तो पहले ये इंश्योर करो कि तुम्हारी एनसीईआरटी की रीडिंग हो गई है 3-4 बार, और तुम रेगुलरली उसे रिवाइज भी करते हो, तब तुम वेरिएंट वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, तुम कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तुम हमको बोल सकते हो कि भैया मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, अब मुझे इस चैप्टर के पीवाईक्यूज चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपना मोटिव यही रखना है डे वन से कि तुम अगर कुछ भी पढ़ रहे हो तो तुम्हारे उसके पीवाईक्यूज बनने चाहिए। तुम्हें सेटिस्फेक्शन तभी तो रहेगा ना कि जब तुम कोई चैप्टर पढ़ा तुमने, उसके बाद तुम उसके पीवाईक्यूज बना पा रहे हो, तभी तो तुम्हें ये एश्योरिटी मिलेगी ना कि हाँ मैंने जो पढ़ा वो ऐसे ही हवा में नहीं पढ़ा, मैं पीवाईक्यूज बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा तुम्हारा मोटिव यही होना चाहिए कि तुम जो भी चैप्टर पढ़ो उसके तुम पीवाईक्यूज बना पाओ। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ थी कि क्योंकि इस वीक में हमें एनसीईआरटी कवर करनी है, इस वीक में नहीं तो 2 वीक्स में तो हमें एनसीईआरटी पूरी करनी है, माइक्रो और मैक्रो। जैसे जैसे तुम लोगों के चैप्टर्स पूरे होते जाएं, वैसे वैसे हम तुमको असाइनमेंट देते रहेंगे। ये जैसे एक सैम्पल असाइनमेंट है, ये चैप्टर 1 और 2 का है, ये चैप्टर 1 और 2 का पूरा कंटेंट है। तुम्हें कंटेंट पूरा पता होना चाहिए कि चैप्टर में पढ़ाया क्या है। डायरेक्टली ब्लाइंडली नहीं पढ़ने लग जाना चैप्टर को, पूरा पहले रिव्यू लो यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद तुम चैप्टर स्टार्ट करो, और जब चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद असाइनमेंट पे आओ। और असाइनमेंट में तुम्हारे सी यू ई टी, देखो जो चैप्टर 1 है उसी से सी यू ई टी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 गेट में, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर से आया, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर 2 से यूजीसी नेट में डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये 2021 में भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, सी 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन है। और ये तो मैं सिर्फ चैप्टर 1 और 2 में ही हूँ अभी, पूरी एनसीईआरटी में हर एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो इस सेशन का मोटिव यही है कि तुम लोग समझो, इस बात को रियलाइज करो कि एनसीईआरटी करनी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या है कि बोल देते हैं सबके एनसीईआरटी करो, लेकिन जब तक आपको रियलाइज नहीं हुआ क्यों करो, तब तक आप करते नहीं हो। तो इस सेशन का यही था क्रक्स, कि हमने ये रियलाइजेशन करवाया है कि एनसीईआरटी करनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में ये इंश्योर करना कि तुम्हारे बैचमेट्स, जूनियर्स, सीनियर्स जो भी सीयूईटी नेट वगैरह की, गेट, सीयूईटी जैम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब आए उसके अंदर। क्योंकि अगर मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं, उनके कितने ही डाउट होंगे, सेशन इतना इंगेजिंग बन नहीं पाएगा। और जब सेशन एंगेजिंग नहीं बन पाएगा तो तुम लोग के डाउट्स क्लियर होंगे नहीं, क्योंकि होता क्या है कि तुम्हें खुद को भी अपने डाउट्स पता नहीं होते हैं। जब तुम दूसरे का डाउट सुनते हो तब तुम्हें रियलाइज होता है कि अच्छा ये तो मेरा भी डाउट था। और फिर जब वो डाउट क्लियर होता है तब तुम्हारा डाउट अपने आप क्लियर हो जाता है। तो तुम्हारे जितना बड़ा पेयर ग्रुप होगा उतने ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि हम कंटेंट बना रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर एक पूरी एनसीईआरटी के पेज पलट पलट के ढूंढ रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कौन से जगह पे इसमें दिया हुआ है। तो उस चीज़ का कोई फिर रेस्पॉन्स भी तो आना चाहिए सामने से। उसका जो फ़ायदा है वो सबको मिलना चाहिए ना, ठीक है। अब एक दो बच्चे को, हाँ, अगर एक दो बच्चे भी आ रहे हैं, चलो हमको नहीं चाहिए ज़्यादा बच्चे, अगर 5-10 बच्चे भी आ रहे हैं तो 5-10 बच्चे भी ऐसे होने चाहिए कि वो वो हमसे डाउट पूछने चाहिए। क्योंकि बच्चों का क्या है कि वो प्रिपरेशन अभी तक उन्होंने शुरू की नहीं है,
और उन्हें भी इतना मोटिवेशन रहता नहीं है कि वो भी देखते हैं कि हमारा जो पीयर ग्रुप है वो इतना बड़ा है नहीं, सेशन इतना एंगेजिंग है नहीं, तो फिर उनका भी मोटिवेशन चला जाता है। तो बेसिकली बात यही है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे तभी सेशन एंगेजिंग बन पाएगा। ठीक है। तो आज के सेशन का रिकैप मैंने दे दिया है कि आज क्या हुआ था। ठीक है। तो दिस इज़ इट। तो नेक्स्ट सेशन में इंश्योर करना है कि तुम लोग जितने ज़्यादा बच्चे आ पाओ उतना ही बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोगों को हम लोगों ने इतना ज़्यादा इसके अंदर रिसर्च कर लिया है कि तुम हमसे पूछो कि हमसे कितने डाउट पूछना चाहते हो पूछो। हम ये चाहते हैं कि तुम लोग हमसे पूछो कि भाई हमको ये प्रॉब्लम आ रही है, हम वो सॉल्व कर देंगे, ये प्रॉब्लम आ रही है। और क्या होता है कि जब तक तुम पूछोगे नहीं ना तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि अरे ये तो क्या पूछे हैं, ये तो हम कर लेंगे खुद से, ये पूछने वाली चीज़ नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है। हमें भी लगता था कि ये पूछने वाली चीज़ नहीं है, ये नहीं पूछनी चाहिए। सब कुछ पूछना चाहिए जो भी तुम्हें डाउट आ रहा है, जो भी तुम्हें डाउट, एज इन ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, कैसा भी डाउट आ रहा है तुम्हें, तो क्योंकि हम लोगों को पता है कैसे कैसे डाउट आते हैं। ठीक है। तो हमारे पास हर तरह का मेंटर है। तुषार है आईआईटी बॉम्बे मैथमेटिक्स, सलोनी है आईआईटी बॉम्बे स्टैटिस्टिक्स, और हम तीन आईआईटी मद्रास इकोनॉमिक्स, विशाल, मी और अनिकेत। तो दिस इज इट, आज का यही था रिकैप। तो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन एंड मेक श्योर कि you guys come in a good number next time. That is it.